Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, कमला राय कॉलेज गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी हेतु एक महत्वपूर्ण प्रकरण जो हम लोगों ने शुरू किया है, वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता और संस्कृति। इससे संबंधित आज हम लोग छठा भाग देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैदिक सिविलाइजेशन टॉपिक के तहत हम लोगों ने राजनीतिक संगठन से संबंधित तथ्यों पर हम लोगों ने चर्चा किया था और इसमें हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था जनजाति संरचना पर आधारित था। अतः इस काल में राज्य निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण घटक जो राज्य थे और राजा थे, उनके निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण घटक अनुपस्थित थे। इस काल में राजा की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। राजा की पहचान स्पष्ट रूप से अपने कबीले के साथ होती थी तथा राजा को जनस्य गोपा या जनस्य गोप कहा जाता था। यद्यपि कि ऋग्वेद में राजा के निर्वाचन की भी सूचना मिलती है, किंतु इस काल में राजपद वंशानुगत हो गया था। राजा का पद कुछ इस तरह था कि युद्ध की आवश्यकताओं के अनुकूल उससे बनाया गया था। राजा का मुख्य उत्तरदायित्व था युद्ध में अपने कबीले का नेतृत्व करना। और ऋग्वेद काल में राज्य जन आधारित था, अर्थात ऋग्वैदिक आर्य अर्धघुमंतु अर्थात यायावर या अस्पष्ट शब्दों में कहे तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उनके प्रवास होते रहते थे। इस तरह राज्य का स्थल भी बदलता रहता था। चूँकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, अतः इस काल में राजकीय आय का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं था। राजकीय आय का मुख्य आधार था युद्ध के लूट में हिस्सा। यद्यपि ऋग्वेद में कर के स्वरूप में बलि की चर्चा मिलती है, परंतु यह एक प्रकार का स्वैच्छिक कर था जो राजा को उपहार के रूप में प्राप्त होता था। ऋग्वैदिक काल में न तो रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का विकास हुआ और न ही अस्थायी सेना का विकास हो सका था। इस काल में अधिकारियों की संख्या सीमित है। अगर उदाहरण के लिए हम देखें तो जो कुछ अधिकारियों के नाम सुनते हैं उनमें पुरोहित, सेनानी, व्राजपति अर्थात चरागाह कमाली, ग्रामीणी, विस्पति, स्पर्श अर्थात गुप्तचर आदि की चर्चा मिलती है। ऋग्वैदिक काल में कुछ कबायली संस्थाओं के द्वारा राजा पद पर अंकुश लगाया जाता रहा था, इस तरह के हमें प्रमाण मिलते हैं। और ये संस्थाएं थी समाज समिति, विदर्भगढ़। ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार अथवा कुल हुआ करती थी। उसके ऊपर ग्राम था और फिर ग्राम के ऊपर विष और सबसे ऊपर जन था। ऋग्वेद में हम जन शब्द की चर्चा लगभग 275 बार पाते हैं, परंतु जनपद शब्द की चर्चा यहाँ नहीं मिलती है। इस तरह हम लोगों ने राजनीतिक संगठन से संबंधित चर्चा को कर लिया था और इस लेक्चर में हम लोग ऋग्वैदिक काल में या वैदिक सिविलाइजेशन जो हम लोग प्रकरण रखे हैं, इसके अंतर्गत हम लोग आज ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन या सामाजिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन से संबंधित चर्चा करेंगे। और जब हम सामाजिक जीवन से संबंधित चर्चा करते हैं तो इसमें हम जो समाज की आधारभूत इकाई क्या है या समाज का आधार किस तरह से निर्मित होता है, उससे संबंधित तथ्यों को की हम चर्चा करेंगे। और फिर वर्ण व्यवस्था का क्या स्थिति थी, वर्ण व्यवस्था था या नहीं था, या समाज समतामूलक था, या वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ किस तरह से होने लगा जो मानव विकास के इतिहास में। फिर विवाह तथा स्त्रियों की दशा, आमोद प्रमोद, भोजन तथा वस्त्र इत्यादि से संबंधित तथ्यों को देखेंगे जो कि सामाजिक जीवन के मूल आधार हैं। हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक समाज का आधार रक्त संबंध था। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई ढांचे पर आधारित था, अतः कुल मिलाकर यह समतामूलक था। इस काल में वर्ण विभाजन भी आरंभ होने के हालांकि संकेत मिल जाते हैं, किंतु विभाजन का आधार जन्म नहीं अपितु पेशा माना जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखें तो परिवार, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन से अगर संबंधित प्रकरणों पर चर्चा करें तो पहले हम परिवार की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। परिवार कैसा होता था?
पितृसत्तात्मक होता था परिवार, जिसमें पिता अथवा बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। ऋग्वेद में कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि पिता के अधिकार असीमित होते थे। यह परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड दे सकता था, और इसी तरह का वर्णन हम ऋग्वेद में पाते हैं। एक ऋज्राश्रव का उल्लेख मिलता है जिसके पिता ने उसे अंधा बना दिया। उसी तरह वरुण, ऋग्वेद के वरुण सूक्त के सूनह सेब के आख्यान से ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पिता अपनी संतान को बेच भी सकता था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पिता और पारिवारिक सदस्यों के संबंध कट्टापूर्ण होते थे। ऐसे उदाहरणों को अपवाद स्वरूप ही समझना चाहिए। पिता परिवार के सदस्यों के सुख दुख का पूरा ख्याल रखता था। राज्य पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ऋग्वेद के विवाह सूक्त से ज्ञात होता है कि नवविवाहिता वधू अपने पति के घर में सास, ससुर, देवर, ननद के ऊपर अधिकार रखने वाली सम्राज्ञी बन जाती थी। इस तरह की हम चर्चाएं देख सकते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि जो ऋग्वैदिक समाज था उसका जो आधार परिवार था, और परिवार का मुखिया हमें पिता या बड़ा भाई के रूप में देखने को मिलता है। तो अगर हम परिवार के मुखिया से संबंधित चर्चा करें तो पिता या बड़े भाई को लिख सकते हैं, और उसमें हम ऋज्राश्रव, इसका नाम है ऋज्राश्व, और दूसरा वरुण सूक्त में हम चर्चा मिलता है सूनह सेब का, सूनह सेब। इन दो का दृष्टांत हम दे सकते हैं। ऋज्राश्व को उसके पिता ने अंधा बना दिया था, और सूनह सेब के आख्यान से पता चलता है कि इसके पिता ने जो पिता है अपने संतानों को बेच सकता था। इसके पिता ने 100 गाय को बदले इसे बेच दिया था। इस तरह की चर्चाएं हम देख सकते हैं। इसके आधार पे हम जो समाज है ऋग्वैदिक समाज, उसको पितृसत्तात्मक मान सकते हैं। फिर अगर हम परिवार से संबंधित तथ्यों से एक अलग टॉपिक पे चर्चा करें, वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित अगर तथ्यों को देखें तो ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था, समतामूलक समाज था। वर्ग विभाजन हालांकि आरंभ होने जो बाद के कालों में हम देखते हैं कि जो पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन के कुछ संकेत मिलते हैं, तो वहाँ भी विभाजन का आधार जन्म नहीं अपितु पेशा हम मान सकते हैं। और इस काल में हमें पुरोहित, राजन तथा शेष कबीले, इन 3 वर्णों की सूची मिलती है। एक पुरोहित वर्ग था, एक राजन वर्ग और शेष कबीला में बांट सकते हैं। किंतु पेशे में परिवर्तन के साथ वर्ण स्थिति में परिवर्तन हो जाता था। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में एक बालक कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक है, मेरी माता अनाज पीसती है। इसी प्रकार ऋषि विश्वामित्र जन्म से राजन थे, किंतु कर्म से उन्होंने पुरोहित के पेशे को अपना लिया था। दूसरी तरफ हम ऋषि भृगु के विषय में कहा जाता है कि उनके वंशजों ने अनेक राज्यों की स्थापना की थी। इस तरह हम देख सकते हैं कि वर्ण विभाजन का एक जो समतामूलक समाज था ऋग्वैदिक कालीन समाज, प्रारंभिक समाज, लेकिन बाद के कालों में हम वर्ण विभाजन भी दृष्टिगत होती है। सभी व्यक्ति जो थे जन के सदस्य समझे जाते थे और सबकी अपनी समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। जन के निर्माण के पूर्व के लोगों को आर्य तथा कृष्टि अथवा चरसड़ी कहा गया है। आर्य का शाब्दिक अर्थ उत्पादन समर्थ होता है, किंतु भारतीय संदर्भ में इसे तात्पर्य सामान्य जन से लगाया जा सकता है। चरसड़ी शब्द प्रारंभ में यायावर या घुमक्कड़ प्रजा का द्योतक था, किंतु जब अस्थायी निवास प्रारंभ हो गया तब प्रजा को कृष्टि कहा गया, अर्थात कृषि करने वाला। इस प्रकार जब आर्य संचरणशील थे तो उन्हें चरसड़ी तथा जब वे कर्षणशील बने तो उनके लिए कृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जो ऋग्वेद में वर्ण शब्द जो है रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्र और वैश्य।
जब आर्य भारत में आए तब उन्होंने अनार्यों से संघर्ष करना पड़ा, जिस तरह का जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों ने लिखा। तो इसके लिए कुछ ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता हुई जो असुरों से उनकी रक्षा कर सके। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने में से कुछ उत्साह वीरों को चुना, उन्हें छत्र नाम दिया। छत्र का अर्थ है छत, अर्थात हानि से रक्षा करने वाला। ऋग्वेद में छत शब्द का प्रयोग सैन्य बल तथा राज्य क्षेत्र तथा छत्री का प्रयोग उन निवास करने वालों के लिए हुआ है। नायक तथा योद्धाओं को भी छत्री कहा गया। इसी प्रकार यज्ञों को कराने के लिए जो व्यक्ति चुने गए उन्हें ब्रह्म कहा गया। यह विद्वान तथा गुणवान लोगों का वर्ग था। कहीं कहीं ब्राह्मण शब्द का प्रयोग पुरोहित के लिए भी मिलता है। शेष जनता को विश्व नाम से संबोधित किया जाता था। ऋग्वेद में विश्व शब्द का उल्लेख विविध अर्थों जैसे जनजातीय समुदाय, सन्निवेश, मनुष्यों के समूह, सामान्य प्रजा आदि से के अर्थ में लिया जाता है। राम शरण शर्मा का विचार है कि संचरणशील जनजाति से इसका अर्थ लगाते हैं और चारागाहों की खोज में सदा भ्रमण करती रहती थी। इस तरह की जो सन्निवेश जो समुदाय था। कालांतर में यह उत्पादन की प्रक्रिया से संबंध हुई, परंतु इन तीनों वर्णों में कोई कठोरता नहीं थी। एक ही परिवार के लोग ब्रह्म, क्षत्र और विश्व हो सकते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समतामूलक समाज था उसमें वर्ण विभाजन तो दिखता है, और लेकिन उसमें हम वह विभाजन जो है जन्म के आधार पर नहीं था, अभी पेशा के आधार पर था। और इसी को हम पुरोहित, राजन्य और शेष कबीले में बांट कर देख सकते हैं। और जो हम जब ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में देखते हैं, जो उसको हम लोग बाद का सूक्त भी कहते हैं, इसी में हम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हमें शूद्र शब्द मिलता है, और इसी में चारों वर्णों से संबंधित चर्चा भी की गई है। और उसी आधार पे यह पता चलता है कि इस काल में जो सामाजिक वर्ण विभाजन था, समाज में वर्ण विभाजन भी आरंभ हो गया था। इसको हम देख सकते हैं। फिर अगर अन्य चर्चा में देखें तो वर्ण व्यवस्था के अलावा हमें विवाह तथा स्त्रियों की दशा से संबंधित तथ्य को देखा जाए। स्त्रियों की दशा, तो ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धाग्नि कहा गया है। वह पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग ले सकती थी। पत्नी से रहित व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी नहीं था। ऋग्वेद में जायदेस्तम अर्थात पत्नी ही गिरी है कहकर उसके महत्व को स्पष्ट स्वीकार किया गया है। परिवार में एक पत्नी तो विवाह की सामान्य प्रचलन प्रचलित थी। यदि कुलीन वर्ग के कुछ लोग कई पत्नियां रखते थे। बाल विवाह एवं विधवा विवाह नहीं होते थे। विवाह में कन्याएं अपना मत दे सकती थी। कभी कभी अपने पतियों का चुनाव स्वयं करती थी। भाई बहन एक एवं पिता पुत्री का विवाह वर्जित था। अंतर्जातीय विवाह होते थे, परंतु आर्य वर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, जिसे वहतु कहते हैं। वहतु कहते थे। विधिवत संपन्न विवाह को स्त्री पुरुष किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकते थे। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। विवाह का मुख्य उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति करना होता था। पुत्रों की बहुलता के लिए निरंतर प्रार्थना भी की जाती थी। एक मंत्र में कहा गया कि हे इंद्रदेव, इस स्त्री को 10 पुत्र प्रदान करो ताकि उसका पति 11वां होवे। इसको संस्कृत में बोला जाता है दशास्याम पुत्रा ना धेयी पति मेकादशम कृधि। इस तरह पति को 11वां पुत्र के रूप में इसमें वर्णित किया गया है। कन्याओं का जन्म अभीष्ट नहीं था। पितृसत्तात्मक समाज में पुत्रों की चाह अधिक होना स्वाभाविक ही था। पुत्र ही पिता के अंत्येष्टि संस्कार संपन्न कर सकता था तथा उसी से वंश परंपरा चलती थी। निसंतान व्यक्ति समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता रहा होगा। बाद के कालों में हम ये सब चर्चाएं हम देख सकते हैं। और एक स्थान पर हमें एक दृष्टांत मिलता है कि संतानहीनता को दरिद्रता के समान निंदनीय बताया गया है। पिता पुत्र के अभाव में किसी अन्य को गोद ले सकता था। समाज में सती प्रथा
के परिचित होने का उदाहरण नहीं मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के एक सूत्र से पता चलता है कि इस प्रागैतिहासिक प्रथा की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए स्त्री अपने मृत पति के साथ चिता पर लौटती थी तथा फिर उसके संबंधी उससे उठने के लिए आग्रह करते थे। उसके चिता पर लेटती थी और उसके संबंधी उसे उठने के लिए आग्रह करते थे। नियोग प्रथा के प्रचलन का संकेत मिलता है, जिसके अंतर्गत पुत्र विहीन विधवा पुत्र प्राप्ति के निमित्त अपने देवर के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकती थी। समाज में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी, उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, उनकी शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था थी। ऋग्वेद में घोषा, लोपा, मुद्रा, विश्ववारा आदि स्त्रियों के नाम आते हैं जो पर्याप्त शिक्षित थीं, जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। स्त्रियों के सामाजिक और धार्मिक अधिकार पुरुष जैसे ही थे, परंतु दो दृष्टियों से ऋग्वैदिक समाज उन्हें अयोग्य समझता था। उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकारी नहीं मानता था और उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार भी नहीं प्राप्त थे। शेष दृष्टियों से वो पुरुषों के ही समान थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक समाज पितृ प्रधान समाज है, यद्यपि प्रजापति के लिए मामते जैसा संबोधन मातृसत्तात्मक की ओर भी संकेत करता है, किंतु इस विषय में हम ऐसा कह सकते हैं कि यह प्रचलित कबायली संरचना का अवशेष मात्र था जो ऋग्वैदिक काल तक टूट चुका था। इस काल में परिवार के मुखिया विशेष स्थिति सुरक्षित थी, उसका परिवार के मुखिया की विशेष स्थिति सुरक्षित रहती थी, उसका परिवार के अन्य सदस्यों पर नियंत्रण था। यद्यपि समानतः परिवार का मुखिया क्षमाशील और करुणाशील होता था। और इस तरह के दृष्टांत हम ऋजराश्रव और सुनहसेप में देख सकते हैं। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अगर हम जो विवेचन किए हैं उससे लगता है कि उनकी स्थिति अच्छी थी, लेकिन वीर पुत्रों की कामना से एक अलग दृष्टांत देखने को मिलता है। लेकिन हम जो प्राप्त साक्ष्य उसके आधार पर कह सकते हैं कि पुत्रियों के जन्म को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता था। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। लड़कियों का विवाह सामान्यतः 16 या 17 वर्ष में होता था। उन्हें शिक्षा प्रारंभ करने का अधिकार था और ऋग्वेद में हम लोगों ने विदुषी महिलाओं की चर्चा की ही। लेकिन एक अन्य तथ्य देखते हैं कि पुरुषों में बहुविवाह का प्रचलन जो कि कुलीन वर्गों में रहा होगा और महिलाओं में इसका प्रचलन नहीं था। यद्यपि द्रौपदी की कथा और मारुत तथा रोशी की कथा में बहुविवाह के संकेत मिलते हैं, किंतु उसे अपवाद के रूप में ही देखा जा सकता है। और ऋग्वेद में रक्त संबंध में विवाह का दृष्टांत जो कहीं कहीं मिला है, यम ने यमी से विवाह का जो अनुरोध किया था, ये संभवतः जनजाति या कबायली जो स्थिति जो परिवेश था उससे निकल रहे समाज का ही द्योतक माना जा सकता है, अपवाद स्वरूप ही माना जा सकता है। इस प्रकार एक ऐसा समाज हमें देखने को मिलता है कि जो परिवर्तन के दौर से धीरे धीरे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। इसमें कहीं ना कहीं इन्हीं सब तथ्यों को ही हम देखते हैं कि इन्हीं सब तत्वों के कारण बाद के कालों में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या स्त्रियों की हीन स्थिति इत्यादि की संकल्पनाएं जन्म लेती हैं और जो कि कुछ इसके पुट इसमें हमें देखने को मिलता है। और इसी के साथ हम ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन से संबंधित चर्चा को यहीं विराम देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भोजन, वस्त्र, उनके आमोद प्रमोद से संबंधित तथ्यों का वर्णन करेंगे और एक सार संक्षेप के रूप में समाज जीवन पर भी दृष्टि डालेंगे। और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।